हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्ट एकेडमी। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में हम देख रहे थे कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद गुप्तोत्तर काल में कई प्रकार की शक्तियां आई, उन्होंने राज किया और फिर उसके बाद जो एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करता है हर्षवर्धन कन्नौज में। तो कन्नौज एक तरह से राजधानी बनती है। तो इस बड़े साम्राज्य में अब शक्ति केंद्र कन्नौज थी, ना कि मगध। मगध गुप्त काल में बहुत प्रमुख था, लेकिन अब यहाँ से कन्नौज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इस कन्नौज पर अधिकार के लिए तीन प्रमुख बड़ी शक्तियों में आपस में संघर्ष युद्ध होता रहता है, जैसे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। जो पाल थे वो बंगाल के थे, प्रतिहार आपका गुर्जर, प्रतिहार यानी गुर्जर की ही एक वो थी, वो गुजरात और राजपुताना क्षेत्र के थे। फिर राष्ट्रकूट आपके साउथ के, ये दक्कन के एरिया के थे। तो ये तीनों में आपस में कन्नौज को लेके युद्ध होता है। तो कन्नौज की जो ये संघर्ष है, ये 200 वर्षों तक चला। अच्छा, इसमें अगर देखा जाए तो उत्तर भारत के युद्ध में भाग लेने वाले राष्ट्रकूट जो थे वो दक्षिण के सबसे पहली शक्तियाँ थी। मतलब दक्षिण के जितने भी शासक हुए उनमें से जो राष्ट्रकूट थे वो सबसे पहले थे, जो उस नॉर्थ की तरफ वो अपना जो है एक्सटेंड करते हैं, एम्पायर प्लेस करते हैं। वो नॉर्थ की तरफ बढ़ने वाले पहली दक्षिण शक्ति थी। इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ा सा फैक्चुअल पे आ जाते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत जो है प्रतिहार शासक वत्सराज ने की थी। उसने कन्नौज पर शासन करने वाले आयुध जो इंद्रायुध है उसको हराकर जो है उसके भाई चक्रायुध को बैठा दिया था। तो इस तरह से संघर्ष की शुरुआत होती है। और संघर्ष के स्टार्टिंग में यही होता है कि वत्सराज कहीं बंगाल से गौड़ शासकों को हराकर फिर वापस हारा होता है और राष्ट्रकूट शासक उसको उल्टा हरा देते हैं। और फिर उसके बाद राष्ट्रकूटों ने कन्नौज पर अधिकार करके वहाँ एक अपना कठपुतली जैसा एक शासक बिठा दिया। तो वो जो आयुध शासक थे, इंद्रायुध और चक्रायुध, वो दोनों एक तरह से कठपुतली की तरह काम किए इन तीनों शक्तियों के लिए। इन लोगों ने जब भी किसी को पराजित किया वो हराकर उन दोनों में से किसी एक को बिठा देते थे। इस तरह का युद्ध होता रहा आपस में। और ये मैं शासकों के नाम बता देता हूँ। प्रतिहार शासक में वत्सराज, नागभट्ट, भोग और मिहिरपाल। पाल शासकों में गोपाल, देवपाल, धर्मपाल, विग्रहपाल, जिसमें धर्मपाल सबसे प्रमुख था। राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग, कृष्ण प्रथम, द्वितीय गोविंद, द्वितीय ध्रुव। इसमें से ध्रुव काफ़ी प्रमुख था। तो इस तरह से था। तो वही मैं बता चुका हूँ, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उसकी राजधानी जो है कन्नौज प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन गई थी। और कन्नौज पर ही अधिकार के लिए इस तरह से 200 सालों तक ये संघर्ष चलता रहा। कभी किसी ने जीत हासिल की, कभी किसी ने। तो अंत में जो विजय होती है वो प्रतिहारों की होती है और प्रतिहार शासक ही उसको फिर आगे करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि साउथ के जो दक्कन के ये राष्ट्रकूट थे, राष्ट्रकूट जो थे ये इनकी एक ज्योग्राफिकल लिमिटेशन भी थी, क्योंकि विंध्यन रेंज है और फिर नर्मदा नदी है। ये सब इनकी ये इनको रोकती थी, ये बाधा थी। तो इसलिए भी ये बहुत लंबे, और एक तो इनकी दूरी बहुत थी कन्नौज से, तो इसलिए भी ये लंबे समय तक अपना होल्ड नहीं रख पाए। लेकिन सबसे शक्तिशाली जो थे राष्ट्रकूट ही थे। फिर आप बंगाल और बंगाल के पालों की तरफ आ जाइए तो पाल भी आपस में जो है अपने में उलझ गए वहाँ सत्ता परिवर्तन के बाद। लेकिन उनकी भी एक कन्नौज से काफ़ी दूरी थी, इसलिए भी वो नहीं अपना मेंटेन कर पाए। लेकिन प्रतिहार जो थे मौके का फ़ायदा उठा के इन्होंने एक बड़ा साम्राज्य फिर ये कन्नौज को स्थापित किया। इस तरह से ये त्रिपक्षीय संघर्ष चला। उत्तर भारत के राजवंशों में ये जो हैं गुर्जर प्रतिहार के अलावा भी बहुत सारी शक्तियाँ थीं। दिल्ली में चौहान वंश थे, गुजरात में गुर्जर प्रतिहार थे, पृथ्वी और ये गढ़वाल और फिर बुंदेलखंड के चंदेल लोग थे, जेजाक भुक्ति थे। गांधार प्रदेश में उधर
हिंदू शाही वंश था, फिर लोहार वंश कश्मीर में, और बंगाल में सेन वंश, पाल वंश, पाल के बाद सेन आए थे, मालवा में फिर परमार वंश, इस तरह से चालुक्य, सोलंकी, इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में जो है शक्तियाँ उभर के आई। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि दक्षिण राजवंश में किस तरह से होते हैं, बादामी, चालुक्य, इनके बारे में थोड़ा देख लेंगे। तो हम यहाँ त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में आज डिस्कशन था। थैंक यू।